हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जी हाँ, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 तक कंप्लीट कर लिया है अपने लास्ट सेशन में। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी कैस 3 से आया ही नहीं, ना फ्यूचर में कभी आने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कैस 3 इंपॉर्टेंट है। और जितना हमने थोड़ा सा कैस 3 के बारे में अपने बुक्स में पढ़ा है, डेफिनेशंस पढ़ी हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़े हैं दोस्तों, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर कंप्लीटिंग एनी क्वेश्चन व्हिच अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन। उसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कैस 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, 1 लेस इंपॉर्टेंट था, 3 लेस इंपॉर्टेंट था। बट आज जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हैं वो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भाई। इसकी इंपॉर्टेंस कहां से डिराइव होती है? इसकी इंपॉर्टेंस भाई डिराइव होती है इस फैक्ट से कि ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीएसटी एक्ट में जीएसटी की लायबिलिटी को असेस करने में मदद करता है। तो मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, ठीक है? बात बताना जरा भाई। एक बिजनेसमैन है, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, घर घर के लोग हैं जो शेयर होल्डर्स हैं, और कोई बाहर का आदमी शेयर होल्डर नहीं है। तो भाई इस सिचुएशन में एक जो प्राइवेट कंपनी है उसको क्या क्वालिफिकेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? मतलब क्या उसको, अगर ऑडिटर कहे मैं तुम्हारी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दूंगा, मैं एएस कैस 2 तुमने नहीं फॉलो किया, कैस 6 नहीं फॉलो किया, कैस 8 नहीं फॉलो किया, मैं तुम्हारी बुक्स को क्वालिफाई कर दूंगा, तो क्या उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी को? शायद उतना ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि जवाबदेही नहीं है बिजनेसमैन की किसी को भी, कोई उससे जवाब मांगने नहीं आएगा, तो जवाबदेही नहीं है बिजनेसमैन की किसी के भी लिए। तो हो सकता है नॉर्मल किसी और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े बिजनेसमैन को किसी क्वालिफिकेशन का। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जहां पर अगर कोई क्वालिफिकेशन आए तो सिर्फ कहने सुनने वाली बात नहीं है, बल्कि सीधा सीधा कैश का आउटफ्लो हो, मतलब मेरा कैश आउटसाइड जाए बिजनेस के, वहां पर डेफिनेटली बिजनेसमैन बहुत ज्यादा सतर्क रहेगा, बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड रहेगा। क्यों ऑन गार्ड रहेगा? वो बहुत ज्यादा इसलिए रहेगा भाई, क्योंकि अगर किसी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डायरेक्ट मेरे पैसे पे असर पड़ रहा है, मेरा मतलब मेरा पैसा खर्च हो जाएगा अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ना फॉलो करूं, तो भाई बिजनेसमैन को डर लगता रहेगा कि मुझे वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं फॉलो किया तो मेरे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, मेरे एडिशनल मनी का लॉस हो जाएगा, मैं खर्चा करना पड़ेगा मुझे, और मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो हाँ, बाकी सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो रिजल्ट होता है उनको फॉलो ना करने का, वो होता है सिंपली एक क्वालिफिकेशन आना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में, जिसको वर्बली जवाब देना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। हाँ, एक डिफिकल्ट काम है, लेकिन वो काम इतना ज़्यादा बिजनेसमैन को बॉदर नहीं करता। लेकिन अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जहां पर डायरेक्ट मनी पे आपका इंपैक्ट पड़ जाए, मतलब आपका मनी आउटफ्लो हो जाए अगर उस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो किया गया, तो उस केस में वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और इसलिए इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैंने नाम रखा है राक्षस कैस या डीमन कैस। राक्षस क्या होता है भाई? राक्षस वो होता है, आपने राक्षस देखा तो नहीं होगा, आपने उसकी ड्राइंग देखी होगी, जैसे रावण था तो उसके बड़े बड़े दांत होते हैं और वो खून पीता है एक बॉडी से। और पता है बिजनेसमैन की बॉडी का खून क्या होता है? फाइनेंसेस, मनी। तो ये वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिससे अगर तुमने नहीं फॉलो किया तो तुम्हारे बिजनेस से खून डिराइव हो जाएगा, खून एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, खून चूस लिया जाएगा, मतलब तुम्हारे बिजनेस से मनी चूस लिया जाएगा। तो इसलिए इस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस फैक्ट से कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है भाई। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके पालन ना होने पे मनी का डायरेक्ट आउटफ्लो होगा बिजनेस में से। बिजनेसमैन मनी के आउटफ्लो को रोक नहीं पाएगा अगर इस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया तो। ये इंपॉर्टेंस है इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। मैं एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई यहां पर बताना चाहता हूं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ था 2019 में। सर क्यों ये रिवाइज हुआ था 2019 में? भाई सबसे पहले जानो इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पुराना नाम क्या था। इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पुराना नाम था कैप्टिव कंजम्पशन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, उसे बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। और अर्स्टवाइल एक्साइज रेजिम में जब एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो जीएसटी का हम एरा में है, जीएसटी की बात नहीं कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूं एक्साइज ड्यूटी की। जब एक्साइज ड्यूटी लगती थी तब कैप्टिव कंजम्पशन वाला कैश हुआ करता था, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी के अंदर एक क्लॉज था जिसमें यह कहा गया था कि जो भी गुड्स कैप्टिवली कंज्यूम होंगे उन पे भी एक्साइज ड्यूटी अप्लाई करेगी। तो उन कैप्टिवली कंज्यूम गुड्स, क्योंकि वो बिक नहीं रहे, कैप्टिवली कंज्यूम गुड क्या होते हैं भाई, आपने खुद ही अपनी फैक्ट्री में बनाए, खुद ही कंज्यूम कर लिए, बाहर बिकने नहीं जा रहे, तो अब दिक्कत ये होती थी गवर्नमेंट को उस समय में जब एक्साइज ड्यूटी थी कि जो गुड बाहर बिकने नहीं जा रहा उसकी वैल्यू कैसे असरटेन करोगे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो वैल्यू पे लगती है ना, असेसेबल वैल्यू पे। तो उसकी एक्साइज ड्यूटी कैसे असेस करोगे, कैसे पता लगेगा कितना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड उसके अंदर डाला है, कैसे पता लगेगा प्रॉफिट का एक अप्रोप्रिएट पोर्शन कितना उसके अंदर डालना चाहिए, क्योंकि वो तो इंटरनली कंज्यूम हो गया। बिजनेसमैन कहेगा जो फिनिश गुड में प्रॉफिट है वही कैप्टिव कंजम्पशन में भी डाल दो, या बिजनेसमैन कहेगा जो फिनिश गुड में प्रॉफिट है वो कैप्टिव कंजम्पशन में मत डालो, क्योंकि फिनिश गुड्स एक अलग चीज होती है, कैप्टिव कंजम्पशन एक अलग चीज होती है। तो बिजनेसमैन के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं भाई। सब्जेक्टिविटी आ गई थी कैप्टिव कंजम्पशन पे एक्साइज ड्यूटी पे करने की, इसीलिए गवर्नमेंट ने कैश 4 को रिलीज किया और कैश 4 में बोला भाई, सबसे पहले तो एक्साइज लॉ में बोला, क्या बोला एक्साइज लॉ में, बोला कि जहां पर भी आपको एसेसेबल वैल्यू असरटेन करनी है कैप्टिव कंजम्पशन की, वहां पर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असरटेन करो एज पर कैश 4, और फिर उसमें 10% का प्रॉफिट ऐड कर लो। हम अज्यूम करेंगे 10 प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन भले ही आपका रियल में 14% हो चाहे 8% हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्साइज लॉ ने बोला हम अज्यूम करेंगे 10% का आपका प्रॉफिट मार्जिन है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू द असेसेबल वैल्यू, और उसके बेसिस पे एक्साइज ड्यूटी पे होती थी उस समय में। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां से आता था भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था कैश 4 से। तो अगर किसी बिजनेसमैन को एक्साइज ड्यूटी कम पे करनी पड़ती होती थी तो वो क्या करता था, वो कैश 4 के अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कोशिश करता था कि कम हो जाए। लेकिन कैश 4 में तो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस एन्यूमरेटेड है, क्या चीज ऐड होगी क्या चीज नहीं ऐड होगी, तो बिजनेसमैन कुछ भी नहीं कर पाता था नेट। तो एक्साइज ड्यूटी वाले समय में जब कैप्टिव कंजम्पशन पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी तब भाई कैश 4 के अकॉर्डिंग एक्साइज ड्यूटी लगती थी, क्योंकि कैश 4 के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के लाते थे और उसमें 110% मल्टीप्लाई करते थे। 110% तो चेंज हो नहीं सकता, इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बिजनेसमैन कोशिश करता था चेंज करने की, और हमारे कैश 4 की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हो पाता था। तो बिजनेसमैन को यह बात पता थी अगर कैश 4 से रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन आपके फाइनेंशियल आपके कॉस्ट अकाउंट्स में आएगी, कॉस्ट ऑडिट में आएगी, तो जो एक्साइज ऑफिसर होगा ना वो सबसे पहले उस क्वालिफिकेशन को देखेगा और कहेगा अच्छा तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 करोड़ थी, तुमने तो एक्साइज ड्यूटी 80 करोड़ पे करी है, लाओ मुझे 20 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी और दो। इमीडिएटली बिजनेसमैन की जेब से कैश आउटफ्लो हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन मतलब रिजर्वेशन, मतलब कोई बुरी चीज, कोई गलत चीज अगर ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दी तो विद रिस्पेक्ट टू कैश 4, क्योंकि कैश 4 में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा एक्साइज ड्यूटी पे, आपका एक्साइज ड्यूटी कम या ज्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज कंप्यूटेड एज पर कैश 4। तो ये होता था उस समय में जब कैश 4 से पहले 2019 से पहले जो ओरिजिनल कैश 4 था कैप्टिव कंजम्पशन वाला वो था भाई, तब हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, तब हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते थे इस चीज़ पे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आए कैश 4 के अकॉर्डिंग वो ठीक निकल के आए, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं निकल के आया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक्साइज ड्यूटी में फेरबदल आ जाएगा, और अगर एक्साइज ड्यूटी में फेरबदल आया, आपने कम एक्साइज ड्यूटी पे करी, तो इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन तीनों तरह के प्रावधान थे अर्स्टवाइल एक्साइज ड्यूटी वाले एक्ट में। हुआ ये 2018 में एक्साइज लॉ को रिप्लेस किया जीएसटी लॉ ने। तो चर्चा जो बहुत दिनों से चल रही थी, 2017 से इनफैक्ट ब्लूप्रिंट आना शुरू हो गया था और जीएसटी लॉ हमारे देश में इंप्लीमेंट कर दिया गया। जैसे ही जीएसटी लॉ हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया दोस्तों, जीएसटी में ना कैप्टिव कंजम्पशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, कैप्टिव कंजम्पशन करके कुछ कंसेप्ट ही नहीं था जीएसटी के लॉ में।
तो हमारा कैश 4 हो गया था रिडंडेंट, क्योंकि कैप्टिव कंजम्पशन सिर्फ एक्साइज ड्यूटी में तो एक्साइजेबल था, एक्साइज ड्यूटी उस पे होती थी, लेकिन कैप्टिव कंजम्पशन जीएसटी लेवल पे यूजलेस होता था, क्योंकि जीएसटी पे तो फाइनल गुड्स से हमें सरोकार होता है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो कैप्टिव कंजम्पशन वाले गुड्स होते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है जीएसटी रेजिम में। हम कहते हैं हमें जब जीएसटी पे ही नहीं करना, एक्साइज जीएसटी पे ही नहीं करना कैप्टिव कंजम्पशन पे, कैप्टिव कंजम्पशन का फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के। तो जीएसटी लॉ में कैप्टिव कंजम्पशन को कर दिया गया इरेडिकेट। सिमिलरली कैश 4 का जो जीएसटी कंजम्पशन था वो भी कर दिया गया इरेडिकेट, और एक रिवाइज्ड कैश 4 इशू कर दिया गया, और रिवाइज्ड कैश 4 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो भाई अब जीएसटी की बात करते हैं, आओ अर्स्टवाइल अभी वाले रेजिम की बात करते हैं और नए कैश 4 की बात करते हैं कि इसमें कैसे बदलाव आया। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैप्टिव कंजम्पशन तो खत्म हो गया, कैप्टिव कंजम्पशन जैसे ही खत्म हुआ कैश 4 की रेलेवेंस जीरो रह गई। मार्केट में कैश 4 को कोई नहीं पूछता था, बेचारा कैश 4 दर दर की ठोकरें खाता था। बस उन कंपनीज में जो अभी भी एक्साइज ड्यूटी के परव्यू में थी, जैसे अल्कोहल कंपनी, उन कंपनी पे डेफिनेटली एक्साइज लॉ स्टिल लगता था, तो कैश 4 का थोड़ा बहुत रेलेवेंस था। अदरवाइज अर्स्टवाइल कैश लॉ का रेलेवेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। तो जीएसटी लॉ आया, जीएसटी लॉ में कैप्टिव कंजम्पशन नहीं था। जीएसटी लॉ में ऑल्दो कैप्टिव कंजम्पशन नहीं था, लेकिन जीएसटी लॉ में एक चीज थी जिसे हम बोलते हैं रूल 30, जो कि है रेजिडुअरी कैटेगरी। तो मैं आपको बताता हूं, भाई आपने कोई भी चीज प्रोड्यूस करी, मैंने ये कैलकुलेटर प्रोड्यूस किया, मैंने जब ये कैलकुलेटर प्रोड्यूस किया और इसे सप्लाई किया, तो इसके सप्लाई की क्या वैल्यू होगी जिस पे जीएसटी लगेगा, जीएसटी रूल्स में वो स्पेसिफाइड है। अलग अलग तरीके दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे आप जीएसटी अप्लाई करते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए मेथड्स दिए हुए हैं कि कौन कौन सा मेथड आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हुए मेथड फॉलो करना चाहिए, और कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, दोनों के लिए हमें जीएसटी में रूल्स दिए हुए हैं, मेथड दिए हुए हैं। ठीक है सर, अब इन रूल्स में एक रेजिडुअरी मेथड है भाई, जहां पर नॉर्मल रूल्स नहीं लगते। नॉर्मल रूल्स मतलब भाई आप सेल्स वैल्यू हो सकता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लो, आप रिलेटेड पार्टी ने अगर उस समय पे कोई सिमिलर गुड्स बेचा है उसकी वैल्यू ले लो सिमिलर गुड्स के बेसिस पे। तो डिफरेंट मेथड्स दिए हुए थे वैल्यू ऑफ सप्लाई को असर्टेन करने के लिए। जीएसटी के रूल 30 ने बोला, जीएसटी रूल्स के रूल 30 ने बोला, अगर आप ऊपर की किसी भी कैटेगरी में नहीं फॉल करते, मतलब आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का कोई तरीका ही नहीं है कि आपका जो सप्लाई है उसकी वैल्यू क्या है, ये निकालने का अगर आपके पास और कोई तरीका ही नहीं है जो ऊपर के रूल्स में एन्यूमरेट किया गया है, तो भाई आप रेजिडुअरी कैटेगरी में चले जाते हो। रेजिडुअरी कैटेगरी थी रूल 30। रूल 30 में लिखा था, इफ यू डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ सप्लाई, then you should compute value of supply as 110% of the cost of production। तो भैया आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के ले आओ, जो भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के लाए उस पे आप 10% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो। अब दोबारा बताऊंगा, ये प्रिज्यूम्ड प्रॉफिट मार्जिन है, आपका रियल प्रॉफिट मार्जिन क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल जैसे एक्साइज ड्यूटी वाले रेजिम में हमने कैप्टिव कंजम्पशन में अपना प्रॉफिट मार्जिन एज्यूम करके डाल दिया था जस्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एक्साइज पर्पसेज। ऐसा नहीं बुक्स में मैं 10% का मार्जिन डालूंगा, ऐसा नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मैं 10% का मार्जिन डालूंगा, ऐसा नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में तो रियल मार्जिन है वो ही आएगा, लेकिन जस्ट फॉर एक्साइज ड्यूटी पर्पस या अब न्यू वाले रेजिम में जीएसटी पर्पस, लॉ कहता है अज्यूम कर लो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे सिर्फ और सिर्फ 10% का प्रॉफिट मार्जिन आप कमा रहे हो और उस पे आप जीएसटी पे कर दो, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सो अगेन हम दोबारा पुराने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले कंप्यूटेशन मैकेनिज्म पे आ गए भाई। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई। लास्ट टाइम जो अर्स्टवाइल कैश था उसके अंदर हम निकाल रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन, इस साल हम निकाल रहे हैं ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जैसे ही हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला वैल्यू ऑफ सप्लाई का, उसको हमने मल्टीप्लाई किया प्रॉफिट मार्जिन से, प्रॉफिट मार्जिन इन दिस केस बीइंग 10%, हमने उसको 10% ऐड ऑन किया अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में, तो भाई मेरा निकल के आ गया, सॉरी 10% मैंने ऐड किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो मेरा निकल के आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मैं यहां पर जरा एक फॉर्मूला लिखता हूं भाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, और ये जीएसटी पर्पस के लिए है भाई, जीएसटी पर्पस के लिए
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 110%। जो जीएसटी लगेगा ना, जीएसटी वो इस वाले रेट पे लगेगा, जीएसटी का रेट इस पे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद जीएसटी की लायबिलिटी असर्टेन करी जाएगी इस वाले गुड पे। ठीक है, तो सर अब वही दुविधा, अगर बिजनेसमैन को चतुराई खेलनी है, जीएसटी की लायबिलिटी बचानी है, वो ज्यादा जीएसटी नहीं पे करना। और आज के जमाने में कौन बिजनेसमैन है जो ज्यादा जीएसटी पे करना चाहता है? हर कोई कम से कम टैक्सेस पे करना चाहता है। तो भाई ये तो फिक्स्ड है, 110% तो फिक्स्ड है, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। चेंज किस में हो सकता है? चेंज हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अगर बिजनेसमैन कुछ तिकड़म लगाए और अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ओवरहेड्स को कम एब्जॉर्ब करवाए, सीओपी का प्राइस कम रखे, मटेरियल की कॉस्ट कम रखे, लेबर की कॉस्ट कम रखे, तो टोटालिटी में सीओपी कम रहेगा। अगर टोटालिटी में सीओपी कम रहा, वैल्यू ऑफ सप्लाई कम रहेगा। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई कम रहा, जीएसटी कम रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता था कैपिटल कंजम्पशन में। अगर सीओपी कम है तो अल्टीमेट एक्साइज ड्यूटी की लायबिलिटी कम आती थी। और इसी सीओ को डिटरमाइन करने के लिए, ताकि बिजनेसमैन चालाकी ना करे, ताकि बिजनेसमैन किसी तरह की ऐसी चतुराई ना करे, अनड्यू एडवांटेज ना उठाए इस सिचुएशन का, भाई कैश 4 को रिवाइज कर दिया गया और जीएसटी के अकॉर्डिंग अकिन बना दिया गया, जीएसटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना दिया गया। और कैश 4 को अब की बार बनाया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हमने नाम चेंज कर दिया और अकॉर्डिंगली हमने कैश के सारे एलिमेंट्स जीएसटी से अलाइन कर दिए। क्योंकि अब जैसा हमने एक्साइज ड्यूटी बचाने में मदद करी थी देश की और सरकार की बाय डिफाइनिंग व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट शुड बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट शुड नॉट बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने बहुत मदद करी थी भाई। कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने बहुत मदद करी थी उस समय में एक्साइज ड्यूटी बचाने में, ताकि बिजनेसमैन किसी तरह की भी लापरवाही ना बरते एक्साइज ड्यूटी में। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने मदद करी गवर्नमेंट की जीएसटी बचाने में, ताकि ये जो गवर्नमेंट ने ओपन एंडेड चीज लिखी हुई थी ना, देखो यहां पर लिखी हुई भी है, ये रूल 30 मैंने मेंशन किया है, गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो गवर्नमेंट ने ना भाई ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहीं भी डिफाइन नहीं करे हुए। तो बिजनेसमैन की मर्जी है, एडमिन ओवरहेड ले चाहे ना ले, बिजनेसमैन की मर्जी है, किसी भी और तरह के ओवरहेड्स वो ले चाहे ना ले, उसकी मर्जी है, कहीं लिखा थोड़ी है। हर बिजनेसमैन अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट लेगा। तो क्योंकि सीएम इंस्टीट्यूट इज अ पाइनियर इन कॉस्टिंग, इज अ पाइनियर इन डिटरमाइनिंग कौन सी कॉस्ट होनी चाहिए कौन सी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, सीएम इंस्टीट्यूट ने कैश 4 को रिवाइज किया 2019 में। और आज जो हम कैश 4 का नया रूप देख रहे हैं, दैट इज द रिवाइज्ड कैश 4 विच इज कैश ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। क्यों इसको नाम दिया राक्षस कैश या डीमन कैश? क्योंकि ये डायरेक्टली इमीडिएटली सीधे सीधे आपके जेब से पैसे निकालता है, एक बिजनेसमैन की जेब ढीली करता है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बिजनेसमैन की जेब ढीली करेगा, मैं उसे बोलूंगा राक्षस। राक्षस है तू, खून पी रहा है बिजनेस का खून होता है मनी। जी सर, बात समझ में आ गई। और जैसा कि आप लोगों को पता है और आप लोग जानते हो कि भाई मैं हर केस में आपको कुछ एक मोटिवेशनल चीज़, कुछ एक या तो अपना लाइफ एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको फ़ायदा देगी वो बताता हूं। तो भाई आज भी मैं इस राक्षस केस के ऊपर आपको कुछ बताना चाहता हूं। इस वर्ड राक्षस के ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। राक्षस क्या है? राक्षस है डीमन। भाई हर इंडिविजुअल पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग से बना होता है। तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स भी हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भी हैं, आपके अंदर बहुत तेज गुस्सा भी है, आपके अंदर पोलाइटनेस भी है, बहुत ज्यादा आप शांत और स्वीट भी हो। तो हर इंडिविजुअल के अंदर ये दोनों तत्व मौजूद होते हैं, एक तो राक्षस तत्व और एक नोबल आदमी का तत्व, ये दोनों मौजूद होते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप किस वाले पौधे को अपने बॉडी के बढ़ाना चाहते हो, सींचना चाहते हो। सपोज आप कहते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपने उसे बढ़ावा दिया है, आपने उसे बढ़ाया है, आपने अपने अंदर के राक्षस को बढ़ाया है, उसको खाना पीना दिया है, उसको चॉकलेट्स दी हैं दिन रात, उसको मैगी बना बना के खिलाई है ताकि वो बढ़े।
अगर आप अपने अंदर के राक्षस को कंट्रोल करते शुरू से, तो आज जो आप में इतना ज्यादा गुस्सा है वो नहीं होता। सिमिलरली, सर मुझे नींद बहुत आती है, मैं बहुत सोता हूं, अगेन एक राक्षस जो आपके फेलियर्स में आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो आपके सक्सेस से आपको दूर ले जा रहा है। लेजीनेस, आलस। सब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, मैं दिन में ना 10 घंटे सोता हूं। अरे 7 से 8 घंटे की नींद के अलावा एक इंडिविजुअल को नींद चाहिए ही नहीं। आलस इज द सेकेंड राक्षस विच इज सिटिंग इनसाइड यू। अब आपकी मर्जी है, आप इसे पनपाना चाहते हो, आप इसे पाल पोस के और बड़ा करना चाहते हो, या इसे यहीं रोकना चाहते हो। आपकी मर्जी है। आप ये आपके सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, मैं सिर्फ जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बात नहीं कर रहा, मैं आपकी लॉन्ग लाइफ, जो आप लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ जीना वाले हो, उसकी भी बात कर रहा हूं। सुबह ऑफिस का टाइम होता है 10 o'clock, जिसके लिए आपको 8 o'clock रेडी होना पड़ता है। क्या आलस उस समय चलेगा? आंसर इज नो। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आलस डिग्रेड करता जाएगा। तो राक्षस और नोबल मैन हम दोनों के अंदर है। अब ये आपके ऊपर है, आप किससे ज्यादा डेवलप करते हो। तो नेचुरल सी बात है, तो कहने की बात ही नहीं है कि भाई हमें अपने नोबल ट्रेड्स को ज्यादा नर्चर करना चाहिए, हमें उनको ज्यादा आगे रखना चाहिए अपने, ताकि वो बढ़ें और हमें एक सक्सेसफुल आदमी बनाए। कमिटमेंट, जैसे मैं कमिटमेंट की बात करता हूं भाई, कमिटमेंट को फॉलो करना, कमिटमेंट को पालन करना। सलमान खान का एक डायलॉग था, मैंने अगर खुद से कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। आप कितने अपने कमिटमेंट के खरे हो? अगर आपने खुद को कमिट किया है, मैं 1 हफ्ते में CFR के ये सब्जेक्ट्स चैप्टर्स खत्म कर दूंगा, आप कितने खरे हो अपनी कमिटमेंट में? आप खुद सोचो। तो जो बंदा खुद से करीब अपनी कमिटमेंट नहीं रख सकता, वो जब उसका बॉस कमिटमेंट करने के लिए कहेगा किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम में, तो वो कैसे बॉस को कमिटमेंट अपनी रखेगा, ये खुद से सोच लेना। और तब अपनी कमिटमेंट के लेवल्स को थोड़ा सा हाई करने की कोशिश कर देना। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके स्टडी प्लान अचीव ना हो, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके जो शेड्यूल बनाया है उस पर आप खरे ना उतरो। लेकिन अगर आप हर बार अपने शेड्यूल को तोड़ रहे हो, हर बार अपने शेड्यूल को तहस नहस कर रहे हो, और आपको पता है कि शेड्यूल को जो तहस नहस कर रहे हो वो नेटफ्लिक्स की वजह से कर रहे हो, वो फेसबुक की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, ट्विटर की वजह से कर रहे हो, तो फिर भाई इट्स योर कॉल। आप अपने किस तत्व को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो? क्या आप अपने राक्षस तत्व को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो? तो भाई मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने अपने एग्जाम से 6 महीना पहले फेसबुक, व्हाट्सएप और ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप होते हैं सबको डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोई इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं हूं, जो अगर मैं व्हाट्सएप 6 महीने ना रखूं तो देश की अर्थव्यवस्था ऊपर से नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं है, और वाकई ऐसा ही हुआ। मैंने 6 महीने बाद जब अपना इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, या फेसबुक डाउनलोड किया, या व्हाट्सएप डाउनलोड किया, तब मुझे पता लगा जिन लोगों को बहुत अर्जेंट मेरे से बात करने की नीड थी, उन्होंने मेरे को कॉल कर लिया था। जब मैं व्हाट्सएप पे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल कर लिया था। और बाकी इधर उधर के जो फॉरवर्डेड मैसेज, गुड मॉर्निंग्स, गुड नाइट्स, स्वीट ड्रीम्स, ये जो फालतू के मैसेजेस आते रहते हैं, इनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। एक और तुम्हें सीक्रेट बताता हूं। अरे ये तब की बात है जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब तो मैंने ये तरीका अपनाया ही अपनाया था। और सुनो, आजकल जब मैं टीचिंग करता हूं, जब मेरे कुछ टारगेट्स होते हैं, मुझे रिकॉर्डिंग खत्म करनी है इस सब्जेक्ट की इस डेट तक, क्योंकि मैंने बच्चों को कमिट किया हुआ होता है, या मैं जब अपनी ऑफिस की कोई डेडलाइन चेज कर रहा होता हूं, मुझे कोई रिटर्न बनानी होती है, मुझे कोई ऑडिट होता है मेरा जो मुझे अगले 1 हफ्ते तक खत्म करना है, इस तरह की, जब मैं कोई भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आज की डेट में भी जब अपना कोई टारगेट चेज कर रहा होता हूं ना, तो मैं जो सबसे पहली चीज करता हूं वो यही करता हूं कि ठीक है 2 दिन की बात है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब डिलीट कर देता हूं मैं। तुम भी ट्राई करके देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या। 2 दिन, बस 2 दिन, या 2 दिन भी छोड़ो, 1 दिन, 24 आवर्स अपना ना व्हाट्सएप डिलीट करके देख लेना, फेसबुक ऐप डिलीट करके देख लेना, और जितने भी सोशल मीडिया के आपके फोन में जितने भी ऐप्स हैं ना, सबको डिलीट कर देना, और देखना वो 24 आवर्स विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव 24 आवर्स ऑफ योर लाइफ। तो खुद भी ट्राई करके देखना, और डेफिनेटली अपने अंदर के इस राक्षस को दूर भगाना, नहीं तो ये राक्षस आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। खोखला मतलब आपके
जो गोल्स हैं वो नहीं अचीव होंगे, आप के जो एम्स हैं वो नहीं अचीव होंगे, टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे आप अपने, और आपको पता लगेगा कि सर मैं तो अटेम्प्ट देता जा रहा हूं लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। तो आज जो बच्चे मेरे को कहते हैं सर मैं अटेम्प्ट देता जा रहा हूं, मेरा क्लियर नहीं हो रहा, भाई उनको मैं यही बोलता हूं कि जरूर आपने डिस्ट्रैक्टेड स्टडी करी है। अगर आपने फोकस्ड स्टडी करी होती और अगर आपने रिविजन्स प्रॉपर 3 या 4 बार करी होती जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप फेल हो जाओ। यू वर बाउंड टू सक्सीड बट योर हैबिट्स, योर नेगेटिव हैबिट्स हैव स्टॉप्ड यू फ्रॉम अटेनिंग द सक्सेस। तो इन नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस राक्षस को भगा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर कैस 4 को मैं नहीं भगा सकता भाई, क्योंकि कैस 4 मेरे प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बिजनेसमैन इस कैस 4 से बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस कैस 4। तो मैं इस कैस 4 को पक्का से वो नहीं कर सकता, भगा नहीं सकता। तो आओ बुक में चलते हैं वापस और देखते हैं। अपना हेडिंग में है कैस 4 रिवाइज लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। फुटनोट नंबर 13 नीचे आ रहा है। आओ फुटनोट नंबर 13 पढ़ते हैं। ऑल्दो कोई नई बात नहीं कही हुई है, फिर भी आओ पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, द कैस 4 रिवाइज 2018 डील्स विद द डिटर्मिनेशन, footnote 13. This cost accounting standard is effective from 1st March 2019 and will apply for preparation and certification of cost statements from the financial year 2018-19 onwards. Prior to its substitution, the CAS 4 was named as cost of production for captive consumption. Concept of captive consumption was relevant in the erstwhile excise duty regime. However, after the advent of GST, the concept of captive consumption lost its importance and hence old CAS was replaced. Though old CAS might still be relevant to industries where excise duty regime is followed, like liquor industry, petroleum and petroleum products, tobacco and tobacco products, etc. तो सर क्या हमें 2 CAS पढ़ने पड़ेंगे? नहीं भाई नहीं, आपको 2 कैस नहीं पढ़ने। इंस्टीट्यूट ने जो आपकी लेटेस्ट रिवाइज्ड बुक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज्ड कैस डाला है, तो हमें पुराना कैस नहीं पढ़ना। अरे वाह सर, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और फोटो में भाई आप देख सकते हो एक राक्षस जिसके सींग हैं 2 बड़े बड़े और उसके 2 लंबे लंबे दांत हैं, और नीचे लिखा है हैज शार्प कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ मतलब ये जो आपके टीथ होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं कैनाइन टीथ। तो शार्प कैनाइन टीथ हैं इस कैस के। सक्स ब्लड आउट ऑफ बॉडी टू डेथ, जब तक किसी की मौत नहीं हो जाती तब तक खून पीता रहता है। सिमिलरली कैस 4 सक्स मनी आउट ऑफ द बिजनेस। कैस 4 का भी क्या काम है, वो मनी बिजनेस में से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो भाई इस चार्ट में मैंने आपको ब्रीफ में पूरा का पूरा कैश समझाया हुआ है। ड्रोन व्यू बोलता हूं मैं से, ड्रोन व्यू। तो ड्रोन में ऊपर 10,000 फीट की हाइट से मैं तुम्हें एक व्यू दिखा रहा हूं पूरी की पूरी सिटी का, ऐसे बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू भी बोलते हैं। तो मैं आओ तुम्हें ब्रीफ में बताता हूं हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बनाती है, वो है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 3 से डिराइव होता है ऑफ द जीएसटी रूल्स। जीएसटी रूल्स, सीजीएसटी रूल्स के रूल 30 से पावर मिलती है इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन। तो रूल 30 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई जो रेजिडुअरी कैटेगरी है, जो और किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करती, रूल 26, 27, 28, 29, जो किसी और कैटेगरी में नहीं आप उस वैल्यू को असरटेन कर सकते, भाई उसके लिए आप ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला है 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर जीएसटी पर्पसेस। फिर बस इसमें तुम्हें जीएसटी का रेट मल्टीप्लाई करना है, जीएसटी की लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो बस हमारा जो फोकस होगा ना, फोकस इस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो भाई ये जो बॉक्स में वर्ड्स हैं इन पे होगा। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के लाना है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल के लाना है सटीक, सही तरीके से, ताकि जो जीएसटी की लायबिलिटी निकले वो भी सही तरीके से असरटेन हो, सही तरीके से निकले। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे भाई, नेचुरली डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो यही है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर सर्विसेज। यही तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और जिनका हमें मेजरमेंट का तरीका जानना है। सो कॉस्ट ऑफ परचेज और एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन फॉर सर्विसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हम पढ़ने वाले हैं इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, क्योंकि यही डेफिनेशंस डिसाइड करेंगी कि आपकी जीएसटी की लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए। सो डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट।
अब जरा ना एक बात गौर से, जब हम कैश शुरू करेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे, तब एक बात गौर से नोट कर लेना। इस कैश में हम बहुत सारे माइन्यूट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो और किसी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतना डिटेल में नहीं दिए हुए। क्यों? क्योंकि और सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जीएसटी की लायबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते। इसलिए यहां हम प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट काफी डिटेल में पढ़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा भाई, वो भी हम यहां पर पढ़ेंगे। इंपेयरमेंट का लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी यहां पर पढ़ेंगे। हाई वैल्यू स्पेयर्स को कैसे तुम ट्रीट करोगे, वो भी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो यहां पर जो हम डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट की, वो काफी इन डेप्थ होगी। रीजन है उसका, लॉजिक है, इंस्टीट्यूट ने क्यों ये वाला कैश इतना इन डेप्थ बनाया है, क्योंकि ये वाला कैश जीएसटी की लायबिलिटी को, देश के रेवेन्यू को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो जो कैश देश के रेवेन्यू को इतना ज्यादा इंपैक्ट करता है, उसको डिटेल में बनाना भाई ऑब्वियस सी बात है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अभी तुम्हें मैं चीजों का डिटेल में नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल कुछ जो मैंने लिखे हैं। हाई वैल्यू स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और फॉरेक्स कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जब हम इस कैश में प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे। फिर जब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स को एसरटेन कर लिया, तब भाई आ जाता है असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को हम असाइन कैसे करेंगे, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आया या कॉस्ट ऑफ परचेज निकल के आया, उसको हम, जैसे परचेज मान लो रॉ मटेरियल है और वो इकट्ठा हम परचेज कर रहे हैं, इकट्ठा परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ए में भी जाता है, बी में भी जाता है। तो फिर आ जाएगी बात असाइनमेंट की, कि आप खर्चे को असाइन कैसे करोगे डिफरेंट प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में। और भाई वही दो तरीके जो हमने लास्ट कैश में भी पढ़े थे, कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और बेनिफिट्स रिसीव्ड, इन दोनों तरीकों से असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट हम करेंगे अपने कॉस्ट शीट में। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है भाई, इसमें 4 अपेंडिक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, 4 अपेंडिक्स, 4 फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड हैं, जहां पर हमको प्रिस्क्राइब तरीके से डिस्क्लोजर करने हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस। तो वो 4 प्रिस्क्राइब्ड हैं इस वाले कैश में, वो हमको देखने हैं। फिर चेंज इन पॉलिसी, अगर किसी तरह का पॉलिसी में चेंज हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन निकालने का, वो भाई हमें डिस्क्लोज करना है। एनी मटीरियल फैक्ट, कोई भी मटीरियल वर्ड का क्या मतलब होता है, मटीरियल वर्ड का होता है मतलब इंपॉर्टेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि रेलिवेंट होगा यूजर्स ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट को जानने के लिए, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली। तो भाई ब्रॉडली हम ये कवर करेंगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। और भाई एक बार तुम कॉपी कर लो पूरा का पूरा ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट, फिर हम चलते हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। तो आओ स्टार्ट करते हैं रिवाइज्ड कैश 4, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इसकी देखना फुटनोट 1 में एप्लीकेबिलिटी दी हुई है, इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2019 विल अप्लाई फॉर प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ठीक है सर, तो आओ देखते हैं ये कैश क्या कहता है। The CAS 4 revised 2018 deals with determination of cost of production or acquisition of supply of goods or provision of services or both। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैश का? इस कैश का भाई ऑब्जेक्टिव है कि हम डिटरमाइन करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या एक्विजिशन या सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या दोनों का कुछ भी अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना हो तो ये कैश हमें बताएगा कि वो कैसे निकलना चाहिए। This standard deals with principles and methods of, अब देखो क्या 3 चीजें जो स्टैंडर्ड है भाई सारे कैश में, हम इन्हीं तीनों चीजों से डील करते हैं। हमें क्लासिफाई कैसे करना है अपना कॉस्ट वो बताएगा, मेजर कैसे करना है मतलब कितना अमाउंट कॉस्ट शीट में लेके जाना है ये पता लगेगा, और फिर उसे एलोकेट या असाइन कैसे करेंगे हम वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, ये हमें पता लगेगा इस कैश से। ऑब्जेक्टिव, अब देखना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जरा मुझे बता दो, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी दोनों एक चीज या दोनों अलग अलग चीज? सर दोनों अलग अलग चीज। यूनिफॉर्मिटी का मतलब आपके कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सिमिलर इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस जैसे होने चाहिए, और कंसिस्टेंसी का मतलब ईयर ऑन ईयर 2018, 19, 20 आपके कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम होने चाहिए।
तो दो चीज़ें इंश्योर करनी है और वो हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हम ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। एक तो भाई यूनिफॉर्म होने चाहिए हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, जो इंस्टीट्यूट कह रहा है, जो GACAP जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत हम काम कर रहे हैं, वो सब सिमिलर होने चाहिए। सो देयर हैज़ टू बी यूनिफॉर्मिटी इन प्रिंसिपल्स। नंबर 2, देयर हैज़ टू बी कंसिस्टेंसी इन प्रिंसिपल्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये ईयर ऑन ईयर हमारे प्रिंसिपल्स सेम रहने चाहिए किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डील करते हुए या कोई भी कॉस्टिंग का प्रोसीजर करते हुए। सर ऐसा होता क्यों है भला? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि हम अपने जो इंडस्ट्री है उसके भी सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करें और ईयर ऑन ईयर भी हम अपने कॉस्टिंग के प्रिंसिपल सेम रखें? सर अगर हम ईयर ऑन ईयर चेंज करना चाहते हैं उसमें दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत यह है आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, कोई कंपेरेबिलिटी नहीं रह पाएगी अगर आप ईयर ऑन ईयर अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज करोगे। फिर जब यूज़र के हाथ में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे तो वो कंफ्यूज रहेगा कि पता नहीं आपने इस बार कौन सी पॉलिसी यूज़ करी है, पिछली बार कौन सी पॉलिसी यूज़ करी थी, पिछली बार कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या था, इस बार क्या है। यूज़र हमेशा कंफ्यूज रहेगा। इसलिए ये दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में कि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को हमें ऑब्टेन करना है, हमें इंश्योर करना है। ठीक है सर। अब आओ जीएसटी एक्ट के वो रूल्स पढ़ते हैं, वो सेक्शंस पढ़ते हैं जिसके तहत हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने की ज़रूरत हमें महसूस होती है। वो क्या है? एज पर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट, वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड पार्टी। अगर आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो एंड द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, और अगर प्राइस ही उसका सोल कंसिडरेशन है सप्लाई का, the value of supply of goods or services or both shall be the transaction value. Rule 27, 28 and 29 of CGST rules provide for methodologies for determination of value of supply under certain situations. तो भाई मुझे ये रूल इन डेप्थ तो नहीं पता, हाँ इतना पता है कि हम सिमिलर गुड्स, कंपेरेबल गुड्स और प्राइस जिस तरह के आपने मेंशन किए हुए हैं, अपने MRP जिस तरह की मेंशन करी हुई है, जिस रेट पे आपने सिमिलर गुड्स बेचे हैं, वो होती हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के 3 रूल्स 27, 28, 29, इसके तहत आपको अपनी वैल्यूएशन करनी होती है किसी भी गुड की। ठीक। In case value of supply is not determinable, suppose आप रूल 27, 28, 29 तीनों रूल से आप अपने सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, the same shall be determined by application of rule 30 और रूल 31 इन दैट ऑर्डर। तो पहले रूल 30 अप्लाई करोगे, रूल 31 अप्लाई करोगे। ये रेजिडुअरी कैटेगरी है भाई वैल्यूएशन की जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास और कोई तरीका नहीं है वैल्यूएशन करने का, आप इन रूल्स की शरण ले लोगे। और भाई ये रूल्स क्या कहते हैं? ये रूल्स बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल बात है। वो क्या है? As per rule 30, the value shall be 110% of cost of production. 110% तो मिनिस्ट्री ने कर दिया फिक्स, इतने से ज़्यादा तो आप प्रॉफिट मार्जिन लगा ही नहीं सकते, और कह दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%। तो अब सवाल ये उठता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये 3 वर्ड्स कहाँ से डिटरमाइन होंगे? जी हाँ, ये 3 वर्ड्स कैस 4 के प्रिंसिपल से डिटरमाइन होंगे। तो देखना सीधा सीधा लिंक है कैस 4 का जीएसटी पेमेंट से, और एक बिजनेसमैन डरेगा जैसे कैस 4 अर्लियर से डरता था ना। कैस 4 अर्लियर को मैंने नाम दिया था राक्षस कैस, वैसे कैस 4 न्यू को भी मैं नाम दूंगा राक्षस कैस, क्योंकि अब एक बिजनेसमैन डरेगा अगर बिजनेसमैन ने कैस 4 को नहीं फॉलो किया तो उसकी जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ सकती है। और ना केवल जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ेगी बल्कि इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, पेनल्टी भी बढ़ेगी, प्रोसिक्यूशन का भी रिस्क मंडराएगा एक बिजनेसमैन के सर के ऊपर। तो ये कैश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी इस वाले कैश पर निर्भर करेगी एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक है सर, आओ कैश का मेन पार्ट शुरू करते हैं। स्कोप, this standard should be applied to cost statements which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of related cost for determination of falling under the relevant provisions of GST Act. Number 1, determination of cost of production of goods, cost of acquisition of goods, cost of supply of goods, cost of provision or supply of services, and determination of value of supply of goods or services as per open market value or as per goods services of like kind and quality. तो आपको किसी भी तरह से रेजिडुअरी मेथड से अगर अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के लाना है तो आप ये कैश को फॉलो करोगे, कैश 4 को फॉलो करोगे। ठीक है सर।
डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होती है भाई? द कॉस्ट ऑफ परचेज और एक्विजिशन ऑफ गुड्स कंप्राइज द फॉलोइंग: परचेज प्राइस, इसकी परचेज प्राइस जो होगी, इंपोर्ट ड्यूटीज, अदर टैक्सेस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे करी है या कोई भी टैक्स पे किया है, हाँ अगर रिफंडेबल है ना तो ऐड मत करना, और अगर उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल गया तो भी भाई ऐड मत करना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना ताकि आपका कॉस्ट ऑफ परचेज निकल के आ जाए। अब एक चीज बता दो, डिस्काउंट ना दो टाइप के होते हैं, एक तो है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। भाई कैश ने ना ट्रेड डिस्काउंट तो मेंशन कर दिया, सर यहां कैश डिस्काउंट नहीं मेंशन किया। अरे कोई बात नहीं, कैश लिखने वालों से गलती हो जाती है, कभी कभी हो सकता है गलती हो, तो तुम यहां ऐड कर दो कैश डिस्काउंट। नहीं भाई नहीं, ये गलती नहीं है, दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। कैश इज लाइक योर बाइबल, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए ये बाइबल है, इसका कोई भी शब्द, इसका कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता। आपको इसको इन प्रिंसिपल फॉलो करना है, जरूर कोई लॉजिक होगा कैश डिस्काउंट को यहां ना लिखने का। तो सर बता दीजिए क्या लॉजिक है कैश डिस्काउंट को यहां ना लिखने का? भाई कैश डिस्काउंट को यहां ना लिखने का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। लॉजिक ये है, कैश डिस्काउंट इज इन द नेचर ऑफ फाइनेंस इनकम। जैसे फाइनेंस कॉस्ट होती है ना भाई, आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हुए आपने देखा कि कितना अमाउंट ड्यू है, उस पे आपने इंटरेस्ट पे किया, दैट इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट। सिमिलरली ये जो कैश डिस्काउंट है, दिस इज इन द नेचर ऑफ फाइनेंस इनकम। तो जैसे कैश फाइनेंस कॉस्ट आप एक्सक्लूड करते हो अपने कॉस्ट शीट से, हर एक केस में हमने स्टैंडर्ड प्रिंसिपल पढ़ा है कि फाइनेंस चार्जेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वैसे ही आपको कैश डिस्काउंट जो कि फाइनेंशियल इनकम के नेचर का है, आपको उसको भी एक्सक्लूड करना है व्हाइल कंप्यूटिंग योर कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड है ये, सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिंसिपल सेम लिखा हुआ है भाई। ट्रेड डिस्काउंट को तो माइनस करना परमिटेड, लेकिन कैश डिस्काउंट को माइनस करना परमिटेड नहीं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी और कॉस्ट है जो आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सको गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कॉस्ट आप ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ परचेज या एक्विजिशन में। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप कैसे कॉस्ट एसरटेन करोगे? यहां पर आप ट्रेडर होंगे भाई, आप सिर्फ परचेज कर रहे थे, एक्वायर कर रहे थे, एक्विजिशन कर रहे थे, तो यहां पर एक्विजिशन की बात है। अब बात आ जाती है मैन्युफैक्चर की, कि आप बना रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, एक्चुअली जो प्रोडक्ट का यूटिलिटी है उसे चेंज कर रहे हो, उसका ढंग चेंज कर रहे हो, उसका रूप चेंज कर रहे हो, कुछ मटेरियल आप चेंज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग। आओ देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट कंसिस्ट्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, direct wages and salaries, direct expenses, works overheads, quality control cost, research and development cost, packing cost, administrative overhead relating to production। तो सर बाकी सारी चीजें तो समझ में आ गई, मटेरियल कंज्यूम जितना भी हुआ, डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज ऑफ कोर्स आपको ऐड करना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने चाहिए, वर्क्स ओवरहेड ऐड करने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस ऐड करने चाहिए, R&D, पैकिंग कॉस्ट। सर ध्यान दें, ये लास्ट वाला आइटम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। भाई फंडा बहुत क्लियर सा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन में काम आते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं बोलते, उनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। याद है कैस 1 में हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन में काम आ रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रहा ही नहीं भाई, वो क्या बन गया? वो बन गया प्रोडक्शन ओवरहेड। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका हेड ऑफिस है दिल्ली में, कनॉट प्लेस में, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, वो बिलोंग करती है चंबल में। चंबल में आपकी फैक्ट्री आपने एस्टैब्लिश करी है, जी हाँ, डाकुओं का प्रदेश है, उसके बीचों बीच आपकी फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड है। तो एक रिसेप्शन है जो आपने दिल्ली में रखा हुआ है, वो रिसेप्शन आपका दिल्ली में मेंटेन होता है। दूसरा रिसेप्शन है जो जहां आपकी फैक्ट्री है वहां पर वो रिसेप्शन मेंटेन हो रहा है, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल सर्विसेज चल रही हैं, मैनेजमेंट की, जनरल मैनेजमेंट की सर्विसेज चलती हैं। अब दिल्ली में जहां आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां का जो रिसेप्शन है उसका खर्चा तो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, लेकिन वो जो रिसेप्शन चंबल में है ना, फैक्ट्री में, क्योंकि वो फैक्ट्री में असिस्ट कर रहा है,
वो रिसेप्शन का खर्चा जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड स्पेंट फॉर फैक्ट्री एंड वर्सेस स्पेंड फॉर नॉर्मल वर्किंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑफिस, लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जी हाँ, हम आगे के भी सारे केस में सेम यही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और जो टुकड़ा प्रोडक्शन से रिलेटेड है हम उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। सर, सर्विसेज प्रोवाइड करने में मटेरियल कैसे कंज्यूम हो सकता है? अरे भाई, सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी मटेरियल कंज्यूम होता है। जब आप बार्बर के पास जाते हो तो क्या वो क्रीम आपको यूज नहीं करता? क्या वो शेविंग फोम आपको यूज नहीं करता आपके सर पे, आपके फेस पे? तो इस तरह की चीजें जो नॉर्मल सर्विसेज देते हुए भी मटेरियल की तरह यूज होती हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ऐसा हो सकता है कि सर्विसेज देते हुए भी मटेरियल कंज्यूम हो रहा हो। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऑपरेशन ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो हाँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। अब आओ चलते हैं प्रिंसिपल्स फॉर मेजरमेंट। अब आप मेजर कैसे करोगे? आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के लाना है। आप कैसे पता लगाओगे कौन सा खर्चा हम ऐड करें, कौन सा खर्चा ऐड ना करें, कितना खर्चे को अमोर्टाइज कर दें आगे के सालों में, कितने खर्चे को करंट ईयर में डेबिट कर दें अपनी कॉस्ट शीट के अंदर, ये सब आप पता कैसे लगाओगे? आओ देखते हैं। Cost of production or acquisition of goods or provision of services like employee cost, utility cost, direct expenses cost shall be measured for each type of goods or services separately। तो भाई सबसे पहला प्रिंसिपल आपका जो कैस आपको बोलता है वो ये बोलता है कि सर, हर सर्विस और हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट अलग बननी चाहिए। हर सर्विस और हर प्रोडक्ट का कॉस्ट का एलिमेंट लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट, लाइक यूटिलिटी कॉस्ट, लाइक लेबर कॉस्ट अलग अलग बनना चाहिए। खिचड़ी मत पकाओ, एक ही कॉस्ट शीट में सारे के सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का मेंशन मत करो। सो ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शैल बी मेंटेन्ड सेपरेटली। आपको सेपरेटली मेंटेन करना है, प्रिंसिपल नंबर 1। Next, the material cost of normal scrap or defectives which are rejects shall be included in the material cost of goods produced or services provided। भाई ये तो अपना कॉमन प्रिंसिपल, जितना भी नॉर्मल लॉस होता है मटेरियल का, अगर कोई प्रोडक्शन के दौरान नॉर्मल लॉस हुआ उसे एब्जॉर्ब करा दो बाकी के सारे यूनिट्स में। याद है हमने कैस 4 में एक क्वेश्चन किया था, अर्स्टवाइल कैस 4 में, जिसके अंदर हमने जो लॉस था, नॉर्मल लॉस था, वो हमने बैलेंस गुड्स में लोड कर दिया था। अगर आपने पुराने वाला कैश 4 नहीं किया तो घबराना मत। अभी हम अगला जो कैश शुरू करने जा रहे हैं 5 के बाद, वो है 6 मटेरियल कॉस्ट। उसमें भी हम ये वाला कंसेप्ट करेंगे कि नॉर्मल लॉस जितना भी होता है वो बैलेंस यूनिट्स पे एब्जॉर्ब कराया जाता है। ये प्रिंसिपल बोल रहा है अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हुए आप उसे एब्जॉर्ब करा दोगे बैलेंस प्रोडक्ट्स में, मतलब कॉस्ट शीट में उसे ऐड करोगे नॉर्मल लॉस को। रियलाइज्ड और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। अगर स्क्रैप से कुछ पैसा मिल गया, स्क्रैप को बेच के कुछ पैसा आ गया, क्या करना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, हम लोग उसे डिडक्ट कर देंगे। शैल बी डिडक्टेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्क्रैप और डिफेक्टिव्स। अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से भाई कोई स्क्रैप आया आपके प्रोडक्शन के दौरान, ऑफ कोर्स सर हम इसे नहीं लेके जाएंगे कॉस्ट शीट में और हम इसको सीधा लेके जाएंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट बट ट्रीटेड एज लॉस आफ्टर डिडक्टिंग रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच स्क्रैप और डिफेक्टिव्स। और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा सीधा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड, डिस्पैच्ड और सप्लाइड ड्यूली पैक्ड, the cost of such packing shall be included in cost of goods transferred, dispatched और supplied। अगर आप गुड्स ट्रांसफर करते हुए कुछ पैकेजिंग करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक एसेंशियल एलिमेंट होता है ना भाई पैकेजिंग। पैकेजिंग के बिना गुड बिकेगा कैसे? और जी हाँ, हम प्राइमरी पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग की बात नहीं कर रहे। तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कैस 1 में, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। वही हम यहां पर प्रिंसिपल भी फॉलो करेंगे कि अगर कोई पैकेजिंग यूज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी। तो देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात, 110% पे जीएसटी पे होगा। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम, आपकी जीएसटी लायबिलिटी उतनी कम। तो एक बिजनेसमैन क्या कोशिश करेगा हमेशा कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम 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 से कम होता रहे।
और रेवेन्यू अथॉरिटीज क्या कोशिश करेंगी कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता रहे, क्योंकि 110% को तो छू नहीं सकते, उसको तो टच कर नहीं सकते, तो हम टच किस चीज को करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को टच करेंगे। तो यहां पर स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, जो बिजनेसमैन तो कहेगा अरे नहीं नहीं ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं, ये प्रोड्यूस थोड़ी हुआ है, ये प्रोडक्शन थोड़ी, ये तो पैकेजिंग कर रहे हैं हम। लेकिन कैश क्या बोलता है कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना चाहिए पैकिंग मटेरियल कॉस्ट भी। ठीक है सर। अब आओ बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट, हाई वैल्यू स्पेयर्स। अगर आपके कोई बड़े महंगे स्पेयर पार्ट्स हैं जो मशीनरी में आपके लगते हैं और आप वो मशीनरी के पार्ट्स रिप्लेस करते हो, नए मशीनरी के पार्ट्स लगाते हो, पुराने जब घिस जाते हैं तो नए वालों को उनको फिट कर देते हो, हाई वैल्यू स्पेयर शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई, उनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह रिकॉग्नाइज कर लो। सर ये वर्ड कहां से आता है पीपीई, ये तो आप फिक्स्ड एसेट्स बोल रहे हो। अरे हाँ भाई सेम बात है, पीपीई और फिक्स्ड एसेट्स मतलब बात बिल्कुल सेम, बस पीपीई कहां से आ रहा है, इंड एएस से बोरो किया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने क्या कोशिश करी, इंड एएस की टर्मिनोलॉजी से अलाइन करने की कोशिश करी, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस के अकॉर्डिंग बनते हैं, हमारी कॉस्ट शीट भी टर्मिनोलॉजी के मामले में उसके इक्वल रहे। तो हमने जो वर्ड्स यूज करने की कोशिश करी है ना, वो पैरिटी के साथ हैं विद इंड एएस, इसलिए वर्ड्स जो यूज हुए हैं वो इंड एएस वाले वर्ड्स यूज हुए हैं। तो हाँ डर घबराओ मत, फिक्स्ड एसेट ही है, बट नाम क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। So high value spares shall be recognized as property plant and equipment when they meet the definition of property plant and equipment and depreciated accordingly। तो अगर तो हाई वैल्यू स्पेयर आप बोलते हो सर ये तो ना बहुत महंगे स्पेयर हैं और ये लॉन्ग टेन्योर तक हमारा साथ देंगे, हमको कुछ बेनिफिट पहुंचाएंगे, 12 महीने से ज्यादा ये एग्जिस्टेंस में रहेंगे, तो मैं तुम्हें कहूंगा भाई उनको पीपीई रिकॉग्नाइज करो और डेप्रिशिएट करो। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये स्पेयर 4 महीने चलता है, 5 महीने चलता है, तो क्या करोगे, otherwise such item are classified as inventory and recognized in cost as and when they are consumed। इन्हें इन्वेंट्री की तरह लेके जाओ और जब जब कंज्यूम हो जाए तब आप इनको कॉस्ट शीट में डाल दो। ठीक है सर। तो हमको हाई वैल्यू स्पेयर का कंसेप्ट समझ में आया। आओ अब देखते हैं ये हाई वैल्यू स्पेयर का कंसेप्ट अराइज कहां से हो रहा है, इसका सोर्स क्या है। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से जाना कि हाई वैल्यू स्पेयर मतलब अगर हम अपनी पुरानी अकाउंटिंग टेक्निक्स में जाएं, अगर अपने पुराने आई गैप में जाएं या पुरानी तरह से जब हम अकाउंटिंग करते थे उसमें जाएं, तो जो स्पेयर होते थे उन्हें पीएनएल अकाउंट में रफा दफा कर दिया जाता था, चार्ज ऑफ कर दिया जाता था। स्पेयर का मतलब है कोई एडिशनल पार्ट आपकी मशीनरी में लगेगा, वो पड़ा है और वो आप रिप्लेस कर देते हो अपनी एग्जिस्टिंग मशीनरी में। पहले उसे हम रफा दफा कर देते थे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज ऑफ कर देते थे, बिना ये सोचे कि क्या वो स्पेयर 1 साल से ज्यादा मुझे काम देगा या नहीं देगा। बस अब वही छोटा सा चेंज आया है भाई, आईएफआरएस से वो चेंज आया इंडियन गैप में, और इंडियन गैप से वो चेंज आया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, और इसका जो बेस है वो है आईएफआरएस। आईएफआरएस कहता है नहीं, ब्लाइंडली मत काम करो, आंख बंद करके मत काम करो कि स्पेयर है तो उसको हम सीधे सीधे पीएनएल अकाउंट में ले जाएंगे, ऐसे मत काम करो। देख लो अगर वो स्पेयर काफी महंगा स्पेयर है और एज कंपेयर टू द मशीनरी उसकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, तो भाई उस तरह का स्पेयर विल बी कैपिटलाइज्ड अलोंग विद द मशीनरी रादर देन राइटिंग इट ऑफ इन पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में एक बार में चार्ज मत करो, उसको आप कैपिटलाइज करो मशीनरी के अंदर। तो आओ पढ़ते हैं FIK, द कंसेप्ट ऑफ हाई वैल्यू स्पेयर फाइंड इट्स ओरिजिन इन IFRS। IFRS से ये कंसेप्ट अराइज होता है। प्रिसाइजली द रिकमेंडेशन ऑफ IFRS इज एन्यूमरेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इमेज। तो आपको नीचे इमेज दी हुई है भाई, हाई सर्विस पार्ट्स या सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। तो भाई जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, वाटर टर्बाइन होती है ना, वाटर टर्बाइन मतलब पानी से जो बिजली जनरेट करती है, उसमें ना बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। वो जो पंखा है वो डेफिनेटली एक स्पेयर पार्ट है और एक हाई वैल्यू स्पेयर पार्ट है, बहुत महंगे होते हैं वो पंखे। और उस वाले इक्विपमेंट में जो सबसे अहम चीज होती है वो या तो ये पंखे होते हैं या मोटर होती है, तो है भी बहुत ज्यादा अहम। ये पंखे उस वाटर टर्बाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये है हाई वैल्यू स्पेयर्स, जो बहुत महंगे स्पेयर्स होते हैं जो मशीनरी में लगते हैं। अब इनके 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं भाई, ये इन्वेंट्रीज की तरह भी ट्रीट हो सकता है, ये पीपीई की तरह भी ट्रीट हो सकता है। तुम्हें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर देखने पड़ेंगे कि क्या ये पीपीई की कैटेगरी में क्लासिफाई होने लायक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर तुम्हें एनालाइज करने पड़ेंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ दीज स्पेयर पार्ट्स यू विल क्लासिफाई देम ईदर एज इन्वेंट्री और एज पीपीई।
अगर तुम इन्वेंट्री की तरह इनको ट्रीट करोगे तो भाई इनके फीचर्स क्या होंगे, इट इज़ हेल्ड फॉर रीसेल, और कंजम्पशन प्रोडक्शन में करोगे इसका, या सर्विस रेंडर करोगे स्पेयर पार्ट को यूज़ करके, और ये लेस देन 1 पीरियड में ये कंज्यूम हो जाएंगे। अगर ये पीपीई की कैटेगराइजेशन में आएगा तो इसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए भाई, ये ऑपरेशन इन कनेक्शन विद एन आइटम ऑफ पीपीई के लिए काम करेगा, मतलब ये एक प्लांट एंड मशीनरी के चलने के लिए काम करेगा। प्लांट मशीनरी चलेगी नहीं जब तक ये उसमें फिट नहीं होगा, तो ये जो हमने होल्ड किया है ये प्लांट मशीनरी के चलने के लिए किया है। या फिर ये पीपीई की तरह ही काम करे, ये खुद प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बन जाए, ये खुद एक अपने आप में एक फुल एसेट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको नेचर देखना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक टुवर्ड्स कंजम्पशन है कि आप कंज्यूम कर रहे हो, खत्म होता जा रहा है, तो हम इसे इन्वेंट्री मानेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक टुवर्ड एसेट है तो भाई हम इसको एसेट की तरह ट्रीट करेंगे और डेप्रिशिएट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोर देन 1 पीरियड में ये रहेगा, ये जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये 1 साल से ज्यादा आपके पास रहेगी। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। डेप्रिसिएशन कब आप स्टार्ट करोगे किसी भी इक्विपमेंट का, जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया, मतलब रेडी टू यूज हो गया है। ध्यान रहे, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या अवेलेबल फॉर यूज और पुट टू यूज सेम बात है? नहीं भाई, अवेलेबल फॉर यूज और पुट टू यूज सेम बात नहीं है। अवेलेबल फॉर यूज हमेशा पहले होता है, पुट टू यूज हमेशा बाद में होता है। तो हमारा कैश क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है? हमारा कैश कह रहा है जब भी अवेलेबल फॉर यूज हो हमारा एसेट, तब से डेप्रिसिएशन लगानी शुरू करना और कॉस्ट शीट में ऐड करनी शुरू करना और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसका पार्ट बनाना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। हाँ, नॉन कैश जरूर होता है। तो सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? इंटरेस्ट और एनी फाइनेंशियल चार्जेस और एनी बोरोइंग कॉस्ट, दैट इज नोन एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज वेरी मच एन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कॉस्ट शीट में जाता है और हर कैश में हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है सर। So when it is available for use, when it is in location condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाई वर्ड है, इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट इंटेंशन एक एसेट की है, मैनेजमेंट की मंशा जिस तरह की है उस एसेट को यूज करने की, जब वो उस कंडीशन में आ जाए तब उस एसेट का डेप्रिसिएशन लगना शुरू होता है। अब मैं ना तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जरा मुझे बताना डेप्रिसिएशन लगना शुरू होगा या नहीं होगा। एक टीवी टावर कंपनी है, उसका काम है टीवी टावर इंस्टॉल कर, टीवी टावर मतलब जो टावर्स होते हैं ना, उन टावर्स का उन्हें बोलते हैं टीवी टावर, लेकिन वो उनका यूज़ जो होता है वो होता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए भी होता है, टेलीफोनिक सर्विसेज, और उनका यूज़ केबल कोई प्रोवाइड करने के लिए भी होता है। आजकल तो मल्टी यूटिलिटी वाले टावर आते हैं, उन टावर्स का बहुत सारा पर्पस होता है। तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो इन टावर्स को लॉन्च करती हैं, इंस्टॉल करती हैं, महंगे होते हैं टावर्स, बहुत ज़्यादा महंगे। तो भाई एक टावर वाली कंपनी है और वो अपने टावर को इंस्टॉल करे हुए है। तो टावर एकदम कंप्लीट है, टावर के नीचे एक बॉक्स है, एक रूम है जहां से वो ऑपरेट होता है, और बस आपको स्टार्ट का बटन दबाना है, टावर चल जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है टावर को चलाने में, वो ये है कि हमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं मिली, लाइसेंस नहीं मिला अभी टेलीफोनिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उस एरिया में। तो ये ना सर्कल होते हैं, सर्कल का लाइसेंस मिलता है आपको, और वो लाइसेंस अभी हमें नहीं मिला, वो जो अभी 2-3 महीने में मिल जाएगा। लेकिन बताओ क्या आज की डेट में मैं इस पर्टिकुलर टावर को अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन कि एसेट जब अवेलेबल फॉर यूज तब माना जाता है जब मैनेजमेंट की इंटेंशन के मुताबिक वो काम करने लायक बन जाए। बताओ क्या ये टावर कैपिटलाइज होने लायक है? आंसर इज नो, क्योंकि मैनेजमेंट अल्टीमेटली इस टावर से क्या करना चाहती है? वो इस टावर से टेलीफोनिक सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है, वो इस टावर से और भी कई तरह के वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है। तो जब तक ट्राई से परमिशन नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये टावर बेकार है, उस पर्पस के लिए नहीं है जो मैनेजमेंट का इंटेंशन है। इसलिए ये वाला टावर अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। जी हां, ऐसा हो सकता है कि जिस दिन लाइसेंस आए उसी दिन अवेलेबल फॉर यूज भी हो जाए, उसी दिन पुट टू यूज भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये वाला टावर अवेलेबल फॉर यूज नहीं है।
तो ये है एक कॉमन एग्जाम्पल जो अवेलेबल फॉर यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ठीक है सर, बात समझ में आई। अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ द डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया। जब एसेट्स यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जब एसेट्स हमारे प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, भले वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें या ना करें, जब वो अवेलेबल हो गए, जब वो इस कंडीशन में है कि हम उसमें से प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, तब हम उस पर डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगता है वो दो पर्पसेस, दो वजह से लगता है। एक लैप्स ऑफ टाइम, टाइम अगर व्यतीत हो रहा है तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा, और यूसेज की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। तो लैप्स ऑफ टाइम भी अगर हो रहा है तो भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जिसके चलते हम ये अवेलेबल फॉर यूज वाला फंडा यूज करते हैं और पुट टू यूज वाला फंडा यूज नहीं करते। तो अगर अवेलेबल फॉर यूज वाला डेट पहले होता है, जो नेचुरली पहले होना चाहिए, तो भाई वो हम डेप्रिसिएशन उस दिन से स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्लियरली लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, दैट इज व्हेन इट इज इन अ लोकेशन, जब वो एक ऐसी लोकेशन में है, जब ऐसी कंडीशन में है जो वो ऑपरेट कर देगा इन द इंटेंडेड मैनर। तो भाई मैंने एसी खरीदा लेकिन एसी इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो वो ऐसी कंडीशन में नहीं, लोकेशन में तो है, फैक्ट्री में तो एसी पड़ा है, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो चलना स्टार्ट कर दे। चलेगा तो तब जब आप उसे इंस्टॉल करोगे फैक्ट्री के अंदर, और वो एक्चुअली चलना मतलब एक्चुअली ऑन जब आप करोगे तब वो पुट टू यूज हो जाएगा। तो अवेलेबल टू यूज इज द रेलिवेंट क्राइटेरिया। आओ एक दो एग्जांपल देखते हैं और तुम्हारा ये जो कंसेप्ट अवेलेबल यूज का ही और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। तो एक कंपनी है एबीसी कंपनी, अक्वायर्ड अ मशीनरी फॉर इट्स न्यू प्रोडक्शन लाइन। एबीसीएन कंपनी ने एक नई मशीनरी एक्वायर करी है अपनी नई प्रोडक्शन लाइन के लिए। द मशीन वॉज डिलीवर्ड इन February 2001. Before putting it into use, an installation and testing performance by certified technician is required. तो मशीनरी हमने खरीद तो ली फरवरी को, लेकिन इससे पहले कि हम उसे इंस्टॉल करें, ऑब्वियसली हमें कुछ सर्टिफिकेट चाहिए टेक्नीशियन से कि वो ठीक है। All the work including tests were completed on 1st April 2001 and ABC launched the new production line in July 2001. तो अप्रैल 2001 तक सारे टेस्ट, सारे इंस्टॉलेशन, सारी कमिश्निंग, सारी जो भी उसमें करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी, सब खत्म हो गई भाई। तो बताना जरा, क्या मैं कह सकता हूं कि अप्रैल इज द डेट व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, लेकिन एक्चुअली पुट टू यूज कब हुई वो? सर एक्चुअली पुट टू यूज हुई जुलाई 2001 में, क्योंकि जब एक्चुअली आपने लॉन्च करा न्यू प्रोडक्शन लाइन तभी तो उस मशीनरी को ऑन किया होगा और तभी तो वो मशीनरी चलनी शुरू हुई होगी। हाँ सर बिल्कुल। So in this example, available for use date is April 2001, as all the necessary works including technician certificate on machine were completed, and put to use date क्या हुई? July 2001 when the new production line was launched. ABC starts depreciating the machinery in April 2001. तो अप्रैल से हम depreciation लगाना शुरू कर देंगे मशीनरी पे as per the cost records. Next example number 2. Should depreciation cease का मतलब होता है stop. Should depreciation stop when an item of PPE is temporarily idle? भाई कोई मशीनरी है और वो एक महीने के लिए, क्योंकि उस महीने में ना हमारा वो नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, तो हमने एक महीने ना मशीनरी को आइडल छोड़ दिया, मतलब मशीनरी खाली रही, मशीनरी ने काम नहीं किया, तो क्या डेप्रिसिएशन बंद हो जाना चाहिए? नहीं सर, नहीं बंद होना चाहिए। रीजन बताओ, रीजन अभी अभी मैंने 5 मिनट पहले तुम्हें बताया है। रीजन ये है सर, डेप्रिसिएशन 2 रीजंस की वजह से लगता है, एक तो यूज, एक पासिंग ऑफ टाइम या एफ्लक्स ऑफ टाइम। तो क्योंकि एफ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मशीनरी यूज में आ रही है या मशीनरी चल रही है या नहीं चल रही, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डेप्रिसिएशन को भी कंटिन्यू रखेंगे। बैकग्राउंड, अ बैंक ओन्स अ ब्रांच which is shut down for 6 weeks during the year for restyling. Management should continue to provide depreciation when the branch is idle because depreciation of an asset only ceases when the asset is classified as held for sale or derecognized. जब हम asset को यूज करना बंद कर देते हैं और बेचने का फैसला कर लेते हैं, ये तो asset अब बिकेगा, ये asset अब हमारे किसी काम का नहीं है, तब भाई वो मोमेंट आता है जब हम depreciation को बंद करते हैं। Depreciation is charged due to efflux of time. Efflux का मतलब होता है पैसेज, तो टाइम के पैसेज के वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, एंड हेंस डेप्रिसिएशन डज नॉट स्टॉप इवन इन केस द ब्रांच इज शट डाउन। तो अगर ब्रांच शट डाउन हो भी गई तो भी डेप्रिसिएशन रुकना नहीं चाहिए।
Shutdown period should not affect the annual depreciation charge if straight line or WDV method of depreciation is used. But देखना, however, a usage based depreciation method for plant and machinery, for example unit of production method, results in no depreciation during a shutdown period because no units would be produced. अब भाई ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलता, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है एक। ऑल दो जनरल रूल तो ये है कि डेप्रिसिएशन कभी भी रुकेगा नहीं, किसी भी कीमत पे डेप्रिसिएशन नहीं रुकेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्लांट एंड मशीनरी रुक गई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया और आपने काम अपना रोक दिया, फैक्ट्री रोक दी टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो भी आपकी डेप्रिसिएशन नहीं रुकता कभी भी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस रूल का। तो पता है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन और WDV के अलावा एक और मेथड से लगाया जा सकता है, वो है प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड। तो भाई हम क्या करते हैं, हम पूरी मशीनरी, अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं भाई। मैं अभी रिसेंटली एक मोल्ड से प्लास्टिक के इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में गया। वहां बड़े बड़े खांचे होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स के अंदर प्लास्टिक को गला कर डाला जाता है और प्लास्टिक शेप ले लेता है उस पर्टिकुलर चीज की जो जिसके हिसाब से मोल्ड बना है, ठीक है। तो अब वो जो मोल्ड है ना, उसकी जो लाइफ डिटरमाइन होती है ना, वो ईयर्स के बेसिस पे नहीं होती, वो 1 लाख जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे होती है। तो भाई जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कहता है इस मोल्ड से 1 लाख प्लास्टिक के पीसेस बन सकते हैं। अब अगर 1 लाख प्लास्टिक के पीसेस बन सकते हैं तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा टोटल कॉस्ट ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज 1 लाख इन आवर केस, सो डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब फर्ज करो किसी ईयर में यूनिट्स प्रोड्यूस हुए ही नहीं, तो साल में डेप्रिसिएशन भी क्या लगेगा? 0। तो ऐसी मशीनरी जो टाइम की वजह से डेप्रिशिएट नहीं होती बल्कि यूसेज की वजह से डेप्रिशिएट होती हैं, और उसमें यूसेज का पैरामीटर होता है डिटरमाइनिंग फैक्टर कि वो मशीनरी कितने साल तक चलेगी, ऐसे केस में डेप्रिसिएशन 0 हो सकता है। तो जहां भी आप यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज करते हो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज करते हो डेप्रिसिएशन आप जहां भी लगाने के लिए, वहां पर ऐसा हो सकता है कि जब फैक्ट्री बंद तो डेप्रिसिएशन बंद, जब फैक्ट्री शुरू तो डेप्रिसिएशन शुरू। तो हां, यह है एक एक्सेप्शन कि डेप्रिसिएशन, जनरल रूल यह है डेप्रिसिएशन कभी नहीं रुकता, बट एक्सेप्शन है जहां पर डेप्रिसिएशन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के बेसिस पे लगा है, वहां पर डेप्रिसिएशन पक्का रुक जाएगा।